नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग सोल्व करेंगे आज के पेपर की आंसर की, और आज का अपना पेपर था 9th नंबर का, जिसके आंसर की अभी हम सॉल्व करने वाले हैं। अभी तक के रिजल्ट की एनालिसिस की बात करते हैं तो करीबन 130 प्लस लोगों ने एग्ज़ाम दे दिया है, और इनमें से 20 कैंडिडेट जो है वो 100% लेकर आए हैं। 90% से अबव भी यहाँ पे करीबन 15 से 20 कैंडिडेट है, यानी आज के पेपर में ऑलमोस्ट ने सही जवाब दिए हैं। तो ऐसे ही चटपटे क्वेश्चंस आते रहेंगे आपके लिए बीच बीच में, क्योंकि आपका रिजल्ट कम होता है तो आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल भी कम हो जाता है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए कुछ पेपर्स में इजी क्वेश्चंस भी डाले गए हैं, ताकि आपका मनोबल जो है वो मेंटेन रहे। नहीं तो आपको ऐसा लगने लगेगा सर पता नहीं कहाँ से क्वेश्चंस लाते हैं ऐसे, और हमारे क्वेश्चंस राइट होते ही नहीं है, हमारे 10%, 20%, 40% बन रहे हैं, है ना। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचो, जितना आपको आता है उतना कीजिए, नहीं आता है उसको आप सीखिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस पेपर के आंसर की को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट who does not go outdoors due to agoraphobia and also has an inadequate milk intake. For which vitamin deficiency should a nurse especially assess when caring for the client? देखिए एक ऐसा पेशेंट है जिसके आप एज नर्सिंग ऑफिसर केयर कर रहे हैं, जिसको क्या हो रखा है, एगोराफोबिया। एगोराफोबिया का मतलब है कि वो बाहर जाने से डरता है, बाहर जाने से डर रहा है, साथ ही साथ वो इनएडिक्वेट मिल्क इंटेक करता है, मतलब प्रॉपर जितना अमाउंट में दूध उसको पीना चाहिए उतना वो पी भी नहीं रहा है। तो बताइए अब यहाँ पे कौन सा विटामिन की डेफिशिएंसी इस पर्सन में हो सकती है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। अगर कोई पर्सन बाहर नहीं निकल रहा है, मतलब सन एक्सपोजर के कांटेक्ट में बिल्कुल नहीं आ रहा है, ना ही वो दूध पी रहा है, मतलब कौन सा विटामिन की डेफिशिएंसी होगी। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन विटामिन B6, नेक्स्ट विटामिन ए, नेक्स्ट विटामिन डी, नेक्स्ट विटामिन सी। तो यहाँ पे आपका सही जवाब रहेगा विटामिन डी। विटामिन डी कब मिलता है, जब वो प्रॉपर सन एक्सपोजर के कांटेक्ट में आएगा। सुबह सुबह की जो धूप होती है वो बेस्ट होती है विटामिन डी के लिए। तो यहाँ पे एग्रोफोबिया का पेशेंट है, वो बाहर निकलना नहीं चाहता है, साथ ही वो दूध भी नहीं पी रहा है प्रॉपरली, तो उसमें कौन सी डेफिशिएंसी रहेगी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी रहेगी। ठीक है, यहाँ पे बाकी ऑप्शन से कोई रिलेशन इनका नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A client with cancer is admitted to the oncology unit. State lab values received: HbA 12.6, WBC 6500, K plus 1.9, uric acid 7.0, sodium 136, and platelet 17 at 000. The nurse evaluate that the client is experiencing which of the following. देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया, एक पेशेंट है जो ऑन्कोलॉजी यूनिट में है और वो कैंसर का पेशेंट है। उसकी लैब वैल्यू जैसे आपने देखी, तो उसको लैब वैल्यू यानी उसकी लैब वैल्यू आपको देखने के बाद ये कुछ फाइंडिंग्स देखने को मिली है। हीमोग्लोबिन जो है वो 12.6 है, WBC 6500 है, एंड पोटेशियम जो है वो 1.9 है यानी 1.9 है, एंड यूरिक एसिड 7 है, सोडियम 136 है, प्लेटलेट 1,78,000 है। तो देखिए यहाँ पे सारी जो वैल्यूज़ है वो लगभग लगभग जो है नॉर्मल में है, लेकिन एक ऐसी वैल्यू है जो क्या है, एबनॉर्मल है। तो यहाँ पे पूछना क्या चाह रहा है, नर्स ने ये लैब वैल्यू फाइंड आउट की और इवेलुएट कर रही है कि पेशेंट को क्या हो सकता है। ये आपको सिंपल सा पूछे गया। पहला ऑप्शन है हाइपरनेट्रीमिया, तो ये तो नहीं होगा, सोडियम का लेवल जो है नॉर्मल है। नेक्स्ट हाइपोकैलेमिया, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल जो पोटेशियम, सॉरी हाइपोकैलेमिया में जो पोटेशियम है उसका लेवल 3.5 टू 5.0, ये नॉर्मल वैल्यू होती है पोटेशियम की, लेकिन यहाँ पे तो 1.9 है, यानी कि बहुत ज़्यादा कम है। हाइपोकैलेमिया की कंडीशन यहाँ पे हो रखी है। नेक्स्ट है माइलोसप्रेशन, नेक्स्ट है ल्यूकोसाइटोसिस। तो यहाँ पे ये जो तीन ऑप्शन है इनका कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे एक जो वैल्यू है 1.9 पोटेशियम, ये हाइपोकैलेमिया को इंडिकेट कर रही है, और यहाँ पे पेशेंट को क्या होगा, मतलब पेशेंट को क्या हो रखा है, हाइपोकैलेमिया, इसीलिए यहाँ पे पोटेशियम की वैल्यू जो है वो कम इस पेशेंट की लैब रिजल्ट में आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है ये भी। A 24-year-old female client is scheduled for surgery in morning. Which of the following is the primary responsibility of the nurse? देखिए एक 24 साल की महिला है जिसकी सर्जरी जो है वो सुबह होनी है, मॉर्निंग में होनी है, ये शेड्यूल्ड हो चुकी है। अब यहाँ पे ये पूछना चाह रहा है कि एज ए नर्सिंग ऑफिसर आपकी यहाँ पे प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी। एज ए नर्सिंग ऑफिसर यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करना चाहेंगे, या फिर क्या आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी यहाँ पे। पहला ऑप्शन है टेक द वाइटल साइंस, नेक्स्ट ऑब्टेनिंग द परमिट, नेक्स्ट एक्सप्लेनिंग द प्रोसीजर, नेक्स्ट द चेकिंग द लैब वर्क। देखिए जो प्रोसीजर है वो एक्सप्लेन करने का काम वैसे फिजिशियन का होता है, बाकी अगर पेशेंट को नहीं समझ आए तो आप और उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो परमिशन है यानी जो कंसेंट लेना होता है वो भी आपका डॉक्टर को ही लेना होता है, एंड लैब वर्क जो है चेक डॉक्टर ही करता है,
लैब की मतलब जो लैब की रिपोर्ट है वो तो लेबोरेटरी से आ जाएगी, उसके बाद में जो फिजिशियन है वही चेक करेगा। तो यहाँ पे आपकी जो एज ए नर्सिंग ऑफिसर प्रायोरिटी रहेगी वो रहेगी वाइटल साइंस लेना, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब है। तो जिन्होंने ऑप्शन ए लिखा है बिल्कुल सही जवाब लिखा है। बाकी देखते हैं इसको रेशनल में थोड़ा सा। द प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नर्स इज टू टेक द वाइटल साइन बिफोर एनी सर्जरी। कोई भी सर्जरी हो उससे पहले एज ए नर्सिंग ऑफिसर आपकी प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसके वाइटल साइंस चेक करना, ठीक है। बाकी यहाँ पे ऑप्शन बी सी डी जो यहाँ पे मैंने बताए अभी भी कि ये सारे काम किसके होते हैं, डॉक्टर्स के होते हैं, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है डॉक्टर की, एंड देयर फॉर आर इनकरेक्ट इन द क्वेश्चन। ये सारे के सारे काम डॉक्टर्स के होते हैं, तो ये काम आपको नहीं करने हैं एज ए नर्सिंग ऑफिसर। आपको जो करना है वो करना है वाइटल साइन लेना है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है ये भी। A child is found to be deficient in iron. To increase the child's absorption of iron, which vitamins should a nurse encourage the parents to supplement? देखिए एक पेशेंट है, यानी कि बच्चा है जिसको आयरन की डेफिशिएंसी हुई है, ठीक है। आयरन की डेफिशिएंसी हुई है एंड बच्चे में जो आयरन का एब्जॉर्प्शन है, टू इंक्रीज द चाइल्ड्स एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए कौन सा विटामिन जो है वो आप सप्लीमेंट में ऐड करेंगे, या फिर उसके पेरेंट्स को आप बताएंगे, टीचिंग देंगे कि ये विटामिन जो है आप अगर ऐड करते हैं, उसके साथ में आप अगर आयरन देते हैं तो आयरन का क्या हो जाएगा, बेस्ट एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, और बच्चे को जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो रखा है या आयरन की डेफिशिएंसी हो रखी है वो ठीक हो जाएगी। तो कौन से विटामिन्स के लिए आप पेरेंट्स को एनकरेज करेंगे, मतलब पेरेंट्स को आप बताएंगे। पहला ऑप्शन है विटामिन ए, नेक्स्ट विटामिन सी, नेक्स्ट विटामिन डी, नेक्स्ट विटामिन ई। तो आप सभी जानते हैं ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट ने सही जवाब दिया है। विटामिन सी जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। अगर विटामिन सी आप एनकरेज करते हैं, मतलब पेरेंट्स को आप कहते हैं कि ये सप्लीमेंट अगर आयरन के साथ दे रहे हैं, मतलब आयरन का एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। चलिए थोड़ा सा इसको डिटेल में देख लेते हैं। और विटामिन सी जिसको एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है, फैसिलिटेट आयरन एब्जॉर्प्शन बाय एक्टिंग ऑन हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू कीप आयरन इन द मोर एब्जॉर्बेबल फेरस फॉर्म। विटामिन सी जो आपका एस्कॉर्बिक एसिड है ये क्या करता है, आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। कैसे, एक्टिंग ऑन हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जो है वो क्या करेगा, कीप आयरन इन द मोर एब्जॉर्बेबल फेरस फॉर्म। जो HCl है उसके साथ रिएक्शन होगी आयरन की, एंड यहाँ पे जो फेरस फॉर्म बनेगी वो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्बेबल होगी। और ये फेरस फॉर्म किसके साथ में ज़्यादा जो है बनती है, तो आप कह सकते हैं विटामिन सी। जो एस्कॉर्बिक एसिड युक्त जो फ्रूट्स है वो आप दे सकते हैं, उनका जूस जो है वो पिला सकते हैं, ठीक है। जैसे संतरा होगी, ठीक है, संतरे का जूस अगर आप इसके साथ में दे रहे हैं, विटामिन सी युक्त जो भी फ्रूट्स हैं, फल फ्रूट्स जो है वो आप अगर दे रहे हैं साथ में, मतलब उसका आयरन का एब्जॉर्प्शन जो है वो बढ़ जाएगा और बच्चे में आयरन डेफिशिएंसी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। चलिए बात करते हैं विटामिन ए की। तो विटामिन ए इज एसेंशियल फॉर नाइट विजन, द हेल्थ ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज, नॉर्मल बोन ग्रोथ एंड एनर्जी रेगुलेशन। विटामिन ए जो है वो इसेंशियल होता है नाइट विजन के लिए, एपिथेलियल टिश्यूज की हेल्थ के लिए, एंड नॉर्मल बोन ग्रोथ के लिए और एनर्जी रेगुलेशन के लिए। विटामिन डी इसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन एंड यूजेज ऑफ कैल्शियम फॉर बोन एंड टूथ ग्रोथ। बोन हो चाहे टूथ की ग्रोथ हो, तो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में इसेंशियल होता है आपका विटामिन डी। और ये भी बहुत बार पहले पूछा जा चुका है कि कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए कौन सा विटामिन जो है वो हेल्प करता है या इसेंशियल होता है, तो आपको आंसर में क्या करना है, विटामिन डी। ये पहले पूछा जा चुका है। नेक्स्ट विटामिन ई जिसको एंटीऑक्सीडेंट के नाम से भी जाना जाता है, दैट स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम। ये क्या करता है, इम्यून बूस्टर का काम करता है, यानी आपके इम्यून सिस्टम को ये मजबूत करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। The nurse is working in an emergency room when a client arrives in the severe burn of the left arm, hands, face and neck. Which action should receive priority? देखिए पेशेंट जो है आपके इमरजेंसी रूम के अंदर आया है और ये जो आप नर्सिंग ऑफिसर इमरजेंसी रूम में वर्क कर रहे हैं। पेशेंट आया सीवियर बर्न का, सीवियर बर्न जो हुआ है वो लेफ्ट आर्म, हैंड्स एंड फेस और नेक यहाँ पर हो रखा है उस पेशेंट में। अब बताइए यहाँ पे आपका एज नर्सिंग ऑफिसर पहला प्रायोरिटी एक्शन क्या होगा। पहला ऑप्शन है स्टार्टिंग एन आईवी, नेक्स्ट है अप्लाइंग ऑक्सीजन, नेक्स्ट है ऑब्टेनिंग ब्लड गैस, नेक्स्ट है मेडिकेशन द क्लाइंट फॉर पेन। तो देखिए यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपका एज ए नर्सिंग ऑफिसर प्रायोरिटी एक्शन रहेगा वो रहेगा अप्लाइंग ऑक्सीजन, ऑप्शन बी। अब यहाँ पे आप स्टार्ट एन आईवी क्यों नहीं कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, नेक का बर्न हुआ है, फेस का बर्न हुआ है, मतलब फेस और नेक का बर्न हुआ है, तो सबसे पहली प्रायोरिटी है एयरवे मेंटेन करना। तो भैया आप आईवी अगर स्टार्ट कर दोगे तो उससे एयरवे मेंटेन नहीं होगा, फ्लूइड तो मेंटेन हो जाएगा बट एयरवे मेंटेन नहीं होगा। और अगर पेशेंट
इनहेलेशन और एक्सहेलेशन नहीं कर रहा है, मतलब प्रॉपरली सांस नहीं ले पा रहा है, मतलब पेशेंट मर भी सकता है। तो भैया पहले आप इस पेशेंट का क्या कर दो, एयरवे मेंटेनेंस कर दो। तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या रहेगा, अप्लाइंग ऑक्सीजन। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे इसका रेशनल की बात करते हैं। द क्लाइंट इज client with burn to the neck needs airway assessment and supplement oxygen, so applying oxygen is the priority. The next action should be start an IV and medication for pain, making answer A and C incorrect. D obtaining blood gases ordered by the doctor. तो देखिए जो मतलब ऑब्टेन ब्लड गैस आप जो ले रहे हैं, ब्लड गैस के लिए आप ब्लड जो है सैंपल ले रहे हैं ब्लड गैसेज चेक करने के लिए, तो ये तो कब लेंगे, जब डॉक्टर कहेगा, ठीक है। देन यहाँ पे जो आपका सबसे पहला प्रायोरिटी एक्शन रहेगा वो रहेगा ऑक्सीजन जो है वो अप्लाई करना है, ऑक्सीजन जो है वो आपको प्रोवाइड करना है। इसके बाद जो है आप आईवी जो है स्टार्ट कर सकते हैं एंड उसके बाद मेडिकेशन जो है पेन के लिए पेशेंट को दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन इन्फेंट वेट 7 पाउंड्स एट बर्थ, द एक्सपेक्टेड वेट बाय 1 ईयर शुड बी। देखिए यहाँ पे 7 पाउंड्स का एक बच्चा है जो जन्म पे उसका इतना वेट जो है वो मापा गया था। अब बताइए 1 साल पे इस बच्चे का वेट कितना हो जाएगा। तो आपको पता है डबल जो है वेट, या फिर मैं सिंपली बोलूँ डबल यानी 2x जो वेट है वो 5 से 6 महीने पे हो जाता है। यहाँ पे बात हो रही है 1 साल की, तो 1 साल पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका 3x यानी 3 गुना बच्चे का जो है वजन बढ़ जाएगा। तो देखिए 7 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए यानी 21। यहाँ पे ऑप्शन देखिए 10 पाउंड, नेक्स्ट है 12 पाउंड, नेक्स्ट है 18 पाउंड, नेक्स्ट है 21 पाउंड। यहाँ पे आपका सही जवाब रहेगा 21 पाउंड यानी ऑप्शन डी। देखिए यहाँ पे वही चीज़ है जो मैंने आपको बता दी है, ट्रिपल हो जाएगा 1 साल पे, और इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं 21 पाउंड्स आपका आ जाएगा। 1 केजी में 2.2 पाउंड्स होते हैं, ये आप याद रखिएगा, कभी कभार पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नर्स इज कैरिंग फॉर ए न्यू मदर, द मदर आस्क वाई हर बेबी हैज लॉस्ट वेट सिंस द ही वाज बॉर्न, द बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द वेट लॉस इज। नर्स जो है जो नई मदर है, न्यू मदर जो है उसकी केयर कर रही है, और मदर जो है वो नर्स से पूछती है कि जो मेरा बेबी है इसका वेट लॉस जो हो रहा है वो किस वजह से, क्या कारण है, ये ऐसा आपको पूछना चाह रही है कि क्यों हो रहा है। तो एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप क्या बताएंगे, क्या बेस्ट एक्सप्लेनेशन रहेगा। पहला ऑप्शन है द बेबी इज डिहाइड्रेटेड ड्यू द पोलियूरिया, नेक्स्ट द बेबी इज हाइपोग्लाइसेमिक ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, तो ये दोनों गलत है। नेक्स्ट है द बेबी इज एलर्जिक टू द फार्मूला टू द मदर इज गिविंग हिम, तो ये भी आपका गलत है। नेक्स्ट है द बेबी कैन लॉस अप टू 10% वेट ड्यू टू मेकोनियम स्टूल एंड लॉस ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। यहाँ पे आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी। बच्चे का वेट जो है वो 10% क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, किसकी वजह से, मेकोनियम स्टूल एंड लॉस ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएशन की वजह से। तो ये आपको बेस्ट एक्सप्लेनेशन बताना है। चलिए इसका रेशनल देखते हैं। देखिए यहाँ पे रेशनल में, आफ्टर बर्थ मेकोनियम स्टूल, लॉस ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग कॉज द इन्फेंट्स लॉस बॉडी मास, देयर इज नो एविडेंस ऑफ इंडिकेट डिहाइड्रेशन, हाइपोग्लाइसीमिया एंड एलर्जी टू द इन्फेंट फार्मूला। तो यहाँ पे जो 3 ऑप्शंस दिए गए हैं कि डिहाइड्रेशन हुआ है या हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से, या फिर एलर्जी जो है फार्मूला जो बच्चे को दिया जा रहा है उसकी वजह से एलर्जी हुई है, उसकी वजह से वेट लॉस हो रहा है, तो ये तो तीनों ही आपके कारण नहीं है। जो बेस्ट कारण है वो है आपका ऑप्शन डी, कि मेकोनियम स्टूल जो है वो पास आउट करता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है वो थोड़ा सा लॉस होता है बच्चे का, एंड ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो इनिशिएट मतलब स्टार्ट की जाती है, इसकी वजह से बच्चे में जो है 10% तक जो है वेट लॉस होता है। ये बेस्ट एक्सप्लेनेशन आपको उस पेरेंट्स को या फिर उस जो मदर है आपको पूछ रही है उनको आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 hours after birth, the infant is found to have an area of swelling over the right parietal area that does not cross the suture line. The nurse should chart this finding as very important question. देखिए 6 घंटे का एक बच्चा है जिसका अभी 6 घंटे पहले एक बच्चे का जन्म हुआ है। बच्चे में आपने फाइंड आउट किया, यानी आपको देखने को मिल रहा है क्या, जो एरिया वो स्वेलिंग हो रखी है। स्वेलिंग कहाँ पे हो रखी है, कौन से एरिया पे हो रखी है, राइट पेराइटल एरिया में। राइट पेराइटल एरिया में क्या हो रखी है, स्वेलिंग हो रखी है, लेकिन ये स्वेलिंग जो है वो फ्यूचर लाइन को क्रॉस नहीं कर रही है। तो आपको बताना है ये फाइंडिंग किसको इंडिकेट कर रही है। एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप जानते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। आप नहीं जानते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे गलत जवाब कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो आपका सही जवाब रहेगा, पहले ऑप्शंस पढ़िए, सिफेल हेमेटोमा, नेक्स्ट मोल्डिंग, नेक्स्ट है सबड्यूरल हेमेटोमा, नेक्स्ट है कैपिट सक्सिडेनम। यहाँ पे आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, सिफेल हेमेटोमा। फ्यूचर लाइन को क्रॉस नहीं करना और स्वेलिंग हो जाना कहाँ पे, राइट पेराइटल एरिया में, वो कंडीशन आपकी कहलाती है सिफेल हेमेटोमा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसको अच्छे से याद कर लेना। जो स्वेलिंग होगी वह कहाँ पे होगी, राइट पेराइटल एरिया में। आपको पूछा जा सकता है सिफेल हेमेटोमा में स्वेलिंग जो होती है कौन सी लोकेशन, कौन से एरिया में होती है, आप जवाब करना राइट पेराइटल
एरिया के अंदर, और ये जो स्वेलिंग होगी वो सूचर लाइन को क्रॉस नहीं करेगी। चलिए इन चारों को अपन एक बार फिर से रेशनल में थोड़ा सा देख लेते हैं। मैं थोड़ा सा फास्टली इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ आज भी, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को आंसर की जो है टाइम से मिले। चलिए यहाँ पे देखिए, a swelling is over right parietal area is a cephal hematoma, an area of bleeding outside the cranium. This type of hematoma does not cross the suture line because it is outside the cranium but beneath the periosteum. यहाँ पे देखिए जो सिपियल हिमेटोमा में जो ब्लीडिंग होगी वो कहाँ पे होगी, आउटसाइड द क्रेनियम, क्रेनियम के आउटसाइड में होगी, इसलिए ये क्या करता है, ये सूचर लाइन को क्रॉस नहीं कर पाता है, सूचर लाइन को क्रॉस नहीं कर पाता है, और ये राइट पेराइटल एरिया में स्वेलिंग देखने को मिलती है। वो कंडीशन आपकी कहलाती है हिमेटोमा, सॉरी सिपियल हिमेटोमा। ठीक है, नेक्स्ट मॉल्डिंग। मॉल्डिंग जो है वो आपको सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में देखने को मिलती है। मॉल्डिंग में होता क्या है, इज ओवरलैपिंग ऑफ द बोन ऑफ द क्रेनियम एंड दस इनकरेक्ट। ये तो क्या है, वैसे तो इनकरेक्ट है, लेकिन मॉल्डिंग का मतलब है ओवरलैपिंग, बोन जो है क्रेनियम की जो बोन है उनका ओवरलैपिंग होना क्या कहलाता है, मॉल्डिंग। नेक्स्ट सबड्यूरल हिपेटोमा एंड इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग। सबड्यूरल हिपेटोमा को इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग भी कहते हैं। इज ओमिनस एंड कैन बी सीन ओनली ऑन द CAT स्कैन एंड एक्सरे। CAT स्कैन या फिर एक्सरे से ही इसको हम देख सकते हैं। सब ड्यूरल हिमेटोमा या फिर इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग का आपको पता है, ऐसे नहीं चलेगा, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत है। नेक्स्ट कैप्यूड सक्सीडेनम। कैप्यूड सक्सीडेनम में क्या होगा, जो स्वेलिंग होगी वो सूचर लाइन को क्रॉस कर जाएगी। ये छोटा सा एक डिफरेंस है दोनों के अंदर। जो सिफियल हिमेटोमा है उसमें हिमेटोमा तो बनेगा लेकिन वो सूचर लाइन को क्रॉस नहीं करेगा, लेकिन जो कैप्यूड सक्सीडेनम है इसमें फ्लूइड एक्यूमुलेट होगा, उसमें क्या हो रहा है, हिमेटोमा है यानी कि ब्लड एक्यूमुलेट हो रहा है, और जो कैप्यूड सक्सीडेनम है इसमें फ्लूइड एक्यूमुलेट होगा जिससे स्वेलिंग होगी, लेकिन ये सूचर लाइन को क्रॉस कर जाएगा, वो क्रॉस नहीं करेगा। ये थोड़ा सा डिफरेंस भी आप याद रखना। हो सकता है दोनों को आपको देके और स्टेटमेंट देके आपको एग्जाम में ESI में ऐसा कैसा पूछ लिया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज के इस सेशन का। The nurse is performing an assessment on a client with possible pernicious anemia. Which data would support the diagnosis? नर्स जो है वो असेसमेंट परफॉर्म कर रही है एक पेशेंट में जिसको पर्निशियस एनीमिया हो रखा है। तो बताइए कौन सा डाटा जो है वो अच्छे से बता रहा है कि पेशेंट को पर्निशियस एनीमिया हुआ है। तो कौन सी फाइंडिंग जो है वो इंडिकेट कर रही है कि पर्निशियस एनीमिया पेशेंट को हुआ है। इसको डायग्नोस करने के लिए एक असेसमेंट है जो आपको ऑप्शंस में दी गई है, और ऑलमोस्ट ने यहाँ पे सही जवाब लिखा है। पहला ऑप्शन है वेट लॉस of 10 pounds in 2 weeks. Next, complaints of numbness and tingling in the extremities. Next, a red beefy tongues. Next, a hemoglobin level of 12 gram per dl. तो ये तो आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा और बहुत बार एग्जाम में भी देखा होगा, पहले भी बहुत बार पूछा जा चुका है। पर्निशियस एनीमिया की एक फाइंडिंग है जो कि ऑप्शन सी में आपको दे रखी है, रेड एंड बीफी टंग। रेड और बीफी टंग अगर नज़र आती है, मतलब जो भी पेशेंट है पर्निशियस एनीमिया का, ये कंडीशन जो है रेड या बीफी टंग ये इंडिकेट करेगी आपकी पर्निशियस एनीमिया को। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में और देख लेते हैं। रेड बीफी टंग इज करेक्टरिस्टिक ऑफ क्लाइंट विद पर्निशियस एनीमिया। आंसर ए, वेट लॉस 10 पाउंड्स इन 2 वीक इज एबनॉर्मल बट नॉट सीन इन पर्निशियस एनीमिया। ये वैसे एबनॉर्मल है, 10 पाउंड्स का जो है 2 वीक के अंदर वेट लॉस हो रहा है, तो ये पर्निशियस एनीमिया को वैसे इंडिकेट नहीं करेगा। नमनेस एंड टिंगलिंग जो सेकंड ऑप्शन है, आंसर बी इज एसोसिएटेड विद एनीमिया बट आर नॉट पर्टिकुलर इन पर्निशियस एनीमिया। एनीमिया में नमनेस और टिंगलिंग एक्सट्रीमिटीज में देखने को मिलेगी, लेकिन ये पर्निशियस एनीमिया की कोई स्पेसिफिक फाइंडिंग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, दिस इज मोर लाइकली एसोसिएटेड विद पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज। बाकी जो ये नमनेस और टिंगलिंग है ये ऑलमोस्ट पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज है उनसे रिलेटेड है। नेक्स्ट आंसर डी, हीमोग्लोबिन जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे लो नॉर्मल है, नॉर्मल में है लेकिन लो नॉर्मल है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज के इस सेशन का। ए क्लाइंट अराइव्स इन द इमरजेंसी रूम विद द पॉसिबल फ्रैक्चर फीमर, द नर्स शुड एंटिसिपेट एन ऑर्डर फॉर। पहला ऑप्शन है ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन, नेक्स्ट आइज टू द एंटायर एक्सट्रीमिटी, नेक्स्ट बक्स ट्रैक्शन, नेक्स्ट एन एबडक्शन पिलो। तो देखिए एक पेशेंट जो इमरजेंसी रूम में आया और फ्रैक्चर हो रखा है कहाँ पे, फीमर में। तो बताइए यहाँ पे नर्स जो है क्या करेगी। पहला यहाँ पे ऑप्शन आपने पढ़ लिया, यहाँ पे आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, बक्स ट्रैक्शन। इस पेशेंट को क्या लगाना पड़ेगा, बक्स ट्रैक्शन। द क्लाइंट विद फ्रैक्चर फीमर विल बी प्लेस्ड इन बक्स ट्रैक्शन टू realign the leg and decrease spasm and pain. The Trendelenburg position is wrong position for the client। यानी यहाँ पे जो 3 ऑप्शन है वो तो आपके गलत है, और जो एक ऑप्शन है वो आपका सही है, और वो है बक्स ट्रैक्शन, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब है। तो ये था आपका आज के सेशन का ऑल ओवर आंसर की, और नेक्स्ट हम सेशन में मिलेंगे
10th जो आपका पेपर है वो आपको सुबह मॉर्निंग में जल्दी मिल जाएगा, वो भी आप अटेंड करना और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करना। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।